हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सुपर हीरो कॉप्स में। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को हम 2008 से देखते आ रहे हैं, पर इस यूनिवर्स में हज़ारों और करोड़ों साल पहले भी कई सारे बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं। तो आज हम मार्वल की शुरुआत से लेकर आखिरी स्नैप तक की पूरी हिस्ट्री बताएंगे और ये वीडियो होगा हिस्ट्री ऑफ MCU। और MCU की हिस्ट्री बहुत ही बड़ी और डिटेल्ड है, तो हम इस वीडियो को अलग अलग पार्ट्स में बनाएंगे। सो लेट्स बिगिन। यूनिवर्स की क्रिएशन से भी पहले 6 सिंगुलैरिटीज एग्जिस्ट करती थी, पर फिर एक बिग बैंग की वजह से यूनिवर्स क्रिएट हुआ। ये कहा जाता है कि इस समय 4 कॉस्मिक एंटिटी एग्जिस्ट करती थी। ये थी डेथ, इन्फिनिटी, एंथ्रोपी और इटर्निटी। इन कॉस्मिक एंटिटीज़ ने 6 सिंगुलैरिटीज़ को 6 अलग अलग एलिमेंट्स में डिवाइड किया और ऐसे क्रिएशन हुआ इन्फिनिटी स्टोन्स का। ये 6 स्टोन्स यूनिवर्स के 6 एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं। ये एलिमेंट थे टाइम, स्पेस, सोल, रियलिटी, पावर और माइंड। तो इस तरह क्रिएशन हुआ 6 इन्फिनिटी स्टोन्स और यूनिवर्स का। इन्फिनिटी स्टोन्स को नॉर्मल मॉर्टल बीइंग कंट्रोल नहीं कर सकते थे। उसके कुछ समय बाद, यानी कि आज से करोड़ों सालों पहले, कॉस्मोस में एक कॉन्शियसनेस घूम रही थी। ये कॉन्शियसनेस अपने आसपास के मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल कर सकती थी, और कुछ समय बाद ये एक कॉन्शियसनेस नहीं रही, वो अब एक फिजिकल बीइंग बन जाता है। कई सालों तक अपना साइज बढ़ाने के बाद एक प्लैनेट जितना बड़ा हो जाता है। ये सेलेस्टियल बीइंग था ईगो द लिविंग प्लैनेट। वो अपना बायोलॉजिकल फॉर्म क्रिएट करता है और अपने इस फॉर्म में वो हर एक प्लैनेट पर जाता है ताकि वो अपने जैसा एक और सेलेस्टियल जीन्स वाला बेटा क्रिएट कर सके। इस यूनिवर्स में और भी सेलेस्टियल बीइंग्स थे, जैसे कि ईसॉन द सर्चर। इस सेलेस्टियल के पास एक इन्फिनिटी स्टोन था जो था पावर स्टोन। उसकी पावर से वो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को मिटा सकता था। उसके बाद पावर स्टोन को कुछ लोगों के ग्रुप ने मिलकर कंट्रोल करने की कोशिश की, पर वो नाकाम रहे और सभी मारे गए। पावर स्टोन को एक ऑर्ब में डालकर मोरैग नाम के प्लैनेट पर रखा गया। ये प्लैनेट पूरा ओशियन था, पर 300 साल में एक बार इस प्लैनेट का पानी कम होता है, तो तभी इस स्टोन को लिया जा सकता है। ये भी कहा जाता है कि यूनिवर्स की शुरुआत में ही द कलेक्टर और द ग्रैंड मास्टर जैसे एल्डर बीइंग्स जन्मे थे। ये दोनों ही यूनिवर्स के एल्डर्स और इमॉर्टल बीइंग्स हैं। फिर हिस्ट्री में आते हैं डार्क एल्व्स। ये कहा जाता है कि यूनिवर्स की क्रिएशन से पहले, यानी कि कंप्लीट डार्कनेस में, डार्क एल्व्स रहते थे और वो बिग बैंग भी सर्वाइव कर गए। उस वॉटलहैम नाम के रेल्म में रहते थे और अब वो फिर से पूरे यूनिवर्स में डार्कनेस लाना चाहते थे। उनका लीडर था मेलेकिथ। वो कन्वर्जेंस की राह देख रहे थे। कन्वर्जेंस एक इवेंट है जिसमें 9 रेल्म्स एक लाइन में आ जाते हैं। उस समय मेलेकिथ ईथर या रियलिटी स्टोन की मदद से पूरे यूनिवर्स में कंप्लीट डार्कनेस ला सकता था। जब वो ये करने जाता है तब उसे एसगार्डियंस रोकते हैं। तब एसगार्ड का किंग था बॉर। वो मेलेकिथ और डार्क एल्व्स को हरा देता है और ईथर को छुपा देता है। आज से 5 लाख साल पहले बॉर के बेटे ओडिन ने सर्टर को हराया था। वो उसे हराकर म्यूस्फलहैम में कैद कर देता है और उसकी पावर का सोर्स यानी कि इटर्नल फ्लेम को अपने साथ एसगार्ड ले जाता है और अपने वॉल्ट में रखता है। अर्थ पर अफ्रीका की जगह पर वाइब्रेनियम का एक मीटियोर गिरा। इस मीटियोर की एनर्जी की वजह से वहाँ के प्लांट्स म्यूटेट हुए और उनमें मिस्टिकल प्रॉपर्टीज आईं। इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से क्रिएट हुआ हार्ट शेप्ड हर्ब। इसे कंज्यूम करके ह्यूमंस के पास सुपर स्ट्रेंथ और एजिलिटी आ सकती है। उस समय अफ्रीका के 5 ट्राइब एक दूसरे में लड़ रहे थे। तब एक लीडर जिसका नाम था बशेंगा, वो उस हर्ब को कंज्यूम करता है और पावरफुल बन जाता है। सिर्फ जबारी ट्राइब को छोड़कर सभी ट्राइब्स उसके सामने झुक जाते हैं और वो बास्ट द पैंथर गॉड को पूजते हैं। और ये ट्राइब मिलकर वाइब्रेनियम की मदद से सिविलाइजेशन से कहीं ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, पर वो हमेशा सबसे छुपकर रहते हैं। तो इस तरह वकांडा फॉर्म हुआ। हज़ारों सालों पहले अगुमोटो नाम के इंसान ने मिस्टिकल आर्ट सीखा और उसके पास टाइम स्टोन भी आया। उसने टाइम स्टोन को एक आर्टिफैक्ट में रखा जिससे एक सोर्सरर उसे इस्तेमाल कर सके। इस आर्टिफैक्ट का नाम पड़ा आई ऑफ अगुमोटो। अपनी पावर्स और आई ऑफ अगुमोटो की मदद से उसने अर्थ को कई सारे मिस्टिकल थ्रेट से बचाया और वो बना अर्थ का सबसे पहला सोर्सरर सुप्रीम। उसे पता था कि अर्थ पर आगे जाकर और भी मिस्टिकल थ्रेट्स आएंगी, तो उसने अलग अलग जगहों पर सैंक्टम्स बनाए। ये सैंक्टम्स हांगकांग, लंदन और न्यूयॉर्क में थे।
और उसने लोगों को भी ट्रेन किया, और उसने अपने मिस्टिकल आर्ट्स के नॉलेज और अपनी आई ऑफ अगोमोटो को आने वाली जनरेशन को दिया। और एक के बाद एक सोर्सरर सुप्रीम्स अर्थ को मिस्टिकल थ्रेट से प्रोटेक्ट करते रहे। साइग्नस नाम के प्लेनेट पर क्रॉनिकॉम्स नाम की एक स्पीशी के लोग रहते हैं। ये लोगों की टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है, और ये स्पीशीज़ के लोग ज़्यादातर ऑब्जर्वर्स थे, और ये स्पीशीज़ जो गैलेक्सी के मेजर इवेंट्स सिर्फ ऑब्जर्व करते थे। इस स्पीशीज़ के अलग अलग लोगों को अलग अलग प्लैनेट्स पर ऑब्जर्व करने के लिए भेजा गया। उनमें से एक क्रॉनिकॉम को अर्थ पर भेजा गया, और वो अपने आप को इनॉक नाम देता है, और तभी से वो अर्थ के इवेंट्स को ऑब्जर्व करता है। दूसरी जगह हाला नाम के प्लैनेट पर क्री नाम की स्पीशीज़ रहती थी। इस स्पीशीज़ के लोगों की स्किन का कलर ब्लू था, और ये लोग भी टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस थे, पर इनको गैलेक्सी ऑब्जर्व नहीं करनी थी। ये एक गैलेक्टिक एम्पायर खड़ा करते हैं, और उनकी लाइफस्टाइल मिलिटरिस्टिक थी, यानी कि ये लोग कई सारी वॉर्स लड़ते थे। क्री एम्पायर की स्क्रल्स और नोवा एम्पायर के साथ दुश्मनी थी। एक वॉर में वो बहुत ही बुरी तरह हारे थे, और उनके कई सारे लोग मारे गए। क्री एम्पायर के लोग आपस में सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। उन लोगों में आपस में अनबन होने लगती है। इन लोगों में रिपर्स नाम का एक ग्रुप बन जाता है, जो क्री एम्पायर से अलग जाते हैं। उनके पास एक आइडिया था। वो लोग एक सुपर सोल्जर क्रिएट करना चाहते थे, जो वॉर में उनका अल्टीमेट वेपन बनकर उनकी आर्मी को लीड करे। इसीलिए वो पूरी गैलेक्सी में घूमते हैं और प्लैनेट्स पर जाकर वहाँ के लोगों पर एक्सपेरिमेंट करते थे। उनके ज़्यादातर प्लैनेट्स पर एक्सपेरिमेंट फेल हुए, पर अर्थ पर उनका ये प्लान सक्सेसफुल रहा। उन्होंने फाइनली सुपर सोल्जर क्रिएट कर लिया था, जिसके पास यूनिक एबिलिटीज़ थीं। पर ये यूनिक एबिलिटीज़ तभी एक्टिवेट होती हैं जब वो एक्सपेरिमेंट टेरेजिन मिस्ट नाम के केमिकल के कांटेक्ट में आए। ये एक्सपेरिमेंट थे इनह्यूमंस। उन इनह्यूमंस में से एक था एलवीएस, जिसे हाइव भी कहा जाता है। एलवीएस के पास इनह्यूमंस और मरे हुए लोगों के माइंड को कंट्रोल करने की पावर थी। एलवीएस उनका अल्टीमेट वेपन था, पर जब क्री एम्पायर को रिपर्स और उनके इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चला, तो वो उन्हें ये सब बंद करने कहते हैं। तभी एलवीएस रिपर्स के खिलाफ हो जाता है और बाकी इनह्यूमंस के साथ मिलकर क्री लोगों को हरा देता है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। एलवीएस और भी पावरफुल बनता जाता है। अब एलवीएस से उसके खुद के लोग भी डरने लगे थे, और ह्यूमंस और इनह्यूमंस दोनों मिलकर एलवीएस को मेवेथ नाम के प्लैनेट पर टेलीपोर्ट कर देते हैं। वो उसे टेलीपोर्ट मोनोलिथ नाम की चीज़ से करते हैं, जो एक क्री टेक्नोलॉजी है। पर अभी भी ऐसे कुछ लोग थे जो एलवीएस पे भरोसा रखते थे। ये लोग सीक्रेटली अपनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरी दुनिया पर कब्जा करना और एलवीएस को फिर से लाना था, और ये ऑर्गेनाइजेशन थी हाइड्रा। इससे हमें हाइड्रा के लोगों के पीछे का रीज़न पता चला। पर एलवीएस की बॉडी ओल्ड हो रही थी, तो वो मर भी सकता था। इसलिए हाइड्रा कुछ सालों में एक बार एक ह्यूमन को मेवेथ प्लैनेट पर भेजते हैं, एक ह्यूमन सैक्रिफाइस की तरह, ताकि एलवीएस उनकी बॉडी पोजेस करके जिंदा रहे। कुछ समय बाद अर्थ पर इनह्यूमंस और ह्यूमंस के बीच अनबन होने लगी, क्योंकि ह्यूमंस इनह्यूमंस की पावर से डरने लग रहे थे। तो ज़्यादातर इनह्यूमंस मून पर चले गए, जहाँ पहले एक क्री लोगों ने अपनी जगह बनाई थी, और वो तभी से वहीं रहने लग गए। सो गाइस, कमेंट करें कि इस एमसीयू हिस्ट्री में आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था, और नेक्स्ट पार्ट में कुछ नए हीरोज और विलन्स का जन्म होगा, और नेक्स्ट पार्ट में हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। तो नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि जब नेक्स्ट पार्ट आए तो आप हमारे उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। और अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस रेगुलरली बनाते रहते हैं। तो कमेंट करें अपना फेवरेट मोमेंट। दिस इज सुपर हीरो कॉप्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।